हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमारा ये यूपी टेट का सीरीज का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम आज सीरीज नंबर 4 करेंगे। इसमें CDP के टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं और टोटल जो हमारे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। तो आइए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बालक का विकास है क्या है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम पर आधारित है, ऑप्शन बी वातावरण पर आधारित है, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन डी वंशानुक्रम तथा वातावरण से स्वतंत्र है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विश्लेषणात्मक दोस्तों ये क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विवरणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन ए जीवन इतिहास विधि, ऑप्शन बी सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन डी तुलनात्मक विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए जॉन लेमार्क, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी पीटरसन, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पीटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत रोग है। ऑप्शन ए वर्णांधता, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्णांधता। वर्णांधता को हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। दोस्तों बहुअंगुलिता अधिक रक्तस्राव जिसे हम हीमोफीलिया बोलते हैं, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, रंजकहीनता, एल्बिनिज्म आदि ये जो रोग हैं ये वंशानुगत रोग हैं, ये हेरिडिटरी होते हैं। जबकि टाइफाइड, डिप्थीरिया, सिफिलिस आदि रोग वंशानुगत नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संकेतात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक संवेग है भय। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी मित्रता, ऑप्शन डी घृणा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मित्रता। दोस्तों प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि सुखद संवेग हैं। सुखद संवेग का मतलब होता है धनात्मक संवेग, तथा दुखद संवेग का जो मतलब होता है वो होता है ऋणात्मक संवेग। भय, क्रोध तथा घृणा आदि जो होते हैं दुखद संवेग हैं, अर्थात ऋणात्मक संवेग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। ऑप्शन ए बिने ने, ऑप्शन बी टर्मन ने, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। बिने तथा टर्मन दोनों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया, जबकि स्टर्नबर्ग, क्रूज ने समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी।
ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी ड्रेवर, ऑप्शन डी आइजैक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वुडवर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण को हम इंग्लिश में टैट बोलते हैं, TAT। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 31 कार्ड होते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट, TAT जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, व्यक्तित्व मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुल 31 कार्ड प्रयुक्त होते हैं, जिनमें से 30 कार्डों पर अस्पष्ट काले सफ़ेद चित्र बने होते हैं जो कि अस्पष्ट होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा होता है, बाकी 30 कार्ड पे अस्पष्ट काले सफ़ेद चित्र बने होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम वक्र दर्शाता है ऑप्शन ए सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के मध्य संबंध, ऑप्शन बी सीखने का बाधा प्रयत्न, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के मध्य संबंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रसिद्ध संप्रेषण विशेषज्ञ ने अधिगम प्रक्रिया को अनुभवों के शंकु कोन ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में प्रदर्शित किया। ऑप्शन ए मैक काओ, ऑप्शन बी याकम, ऑप्शन डी एडगर डेल, ऑप्शन डी सिम्पसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडगर डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है। ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी एडगर डेल, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी स्किनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पावलोव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन बी यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो होता है उसको नैमित्तिक, यांत्रिक तथा साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीव एक स्व संचालित समस्या समाधान प्रणाली है। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी डार्विन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास व त्रुटि सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी पावलोव के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी स्किनर के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी हल के सिद्धांत पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धिलब्धि से, ऑप्शन बी व्यक्तित्व परीक्षण से, ऑप्शन सी सृजनशील चिंतन से, ऑप्शन डी रुचि परीक्षण से। तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सृजनशील चिंतन से। मिनीसोटा परीक्षण सृजनशील चिंतन से संबंधित है जिसको टोरेंस द्वारा तैयार किया गया। मिनीसोटा को किसने तैयार किया? टोरेंस ने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 130 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले जिनका IQ इंटेलिजेंस जो 130 होता है, ऑप्शन बी 120 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले, ऑप्शन सी 110 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले,
ऑप्शन डी 100 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक। तो दोस्तों जिसका IQ इंटेलिजेंस 130 से अधिक होता है उसे हम प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग कैटेगरी दिया। जैसे टर्मन ने 140 वाले IQ इंटेलिजेंस वाले बालक को प्रतिभाशाली माना, तथा डनलप ने 132 जिसका IQ इंटेलिजेंस है उसको प्रतिभाशाली बालक माना। आमतौर पर जो होता है सामान्यतः हम 130 पर मानते हैं कि बालक प्रतिभाशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत के आधार पर की? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी हल, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी मैस्लो ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत, जिसे हम नीड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, इसके आधार पर अब्राहम मैस्लो ने नीड थ्योरी की व्याख्या की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए फ्रोवेल, ऑप्शन बी मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी अल्बर्ट मॉन्टेसरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, अफेजिया है। ऑप्शन ए पढ़ने संबंधी विकार, ऑप्शन बी लेखन संबंधी विकार, ऑप्शन सी वाक संबंधी विकार, ऑप्शन डी गणितीय संबंधी विकार। तो दोस्तों इसका आप लोग बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाक संबंधी विचार। पढ़ने संबंधी जो विकार होता है, पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, और हमारा जो लेखन संबंधी विकार होता है उसे हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और जो हमारा गणितीय कौशल से संबंधित विकार होता है जिसमें कैलकुलेशन वगैरह आती हैं उसे हम डिसकैलकुलिया बोलते हैं, और जो वाक संबंधी विकार होता है या जिसमें बोलने संबंधी विकार जिसमें बच्चा या बालक बोलने में असमर्थ हो तो उसे हम अफेजिया या डिस्फेजिया भी कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध संवेग है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भय। आइए हम कुछ और भी मूल प्रवृत्ति और उसके संवेग के बारे में जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। हम 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। जैसे कि पलायन जिसका संवेग है भय, और निवृत्ति उसका संवेग है घृणा, जिज्ञासा जिसका संवेग है आश्चर्य, भोजनान्वेषण जिसका संवेग है भूख। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। दोस्तों पियाजे से 1 नंबर का प्रश्न जो जरूर पूछा जाएगा, इसको आप लोग कृपया ध्यान से पढ़ें क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में हमें 1 नंबर यहाँ से 1 क्वेश्चन जरूर मिल रहा है। तो आप लोग पियाजे को ढंग से पढ़ें और आगे की कड़ी में हम पियाजे को विस्तृत रूप से भी लेके आएंगे। कृपया आप लोग इस सीरीज में क्रमबद्ध रूप से बने रहें, हम आपके लिए ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है पियाजे के अनुसार वो है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। और पियाजे के अवलोकन के आधार पर
बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताया, जिसको हम अब शॉर्ट फॉर्म में SPCF से भी हम याद कर सकते हैं। एस का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पी से मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। सी का मतलब होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथा हमारा होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 11 से 15 वर्ष होती है। और हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जिसको हम संवेदी क्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, वो हमारा बालक के जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। इसे आप लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट माने और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए ब्लूम, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी ड्यूई, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लूम। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखी? ब्लूम ने लिखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम ने भावात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में विभाजित किया? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित हर्बर्ट स्मृति प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट पंचपद प्रणाली, ऑप्शन बी शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षण स्रोत है ऑप्शन नंबर ए माता पिता, ऑप्शन बी पास पड़ोस, ऑप्शन सी साथियों का समूह, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनौपचारिक शिक्षण का स्रोत जो होता है माता पिता, पास पड़ोस और साथी समूह जो होते हैं, ये तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RTE का पूरा नाम? RTE आर ऑप्शन नंबर ए राइट टूवर्ड्स एजुकेशन, ऑप्शन बी राइट टू एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन डी रिजर्वेशन ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी RTE। इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्देशन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत निर्देशन, ऑप्शन बी शैक्षिक निर्देशन, ऑप्शन सी व्यावसायिक निर्देशन, ऑप्शन डी सामाजिक निर्देशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों हमारा यह लास्ट प्रश्न है। यह कार्य लड़कों का है, एक कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, यह कथन दर्शाता है? ऑप्शन ए पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी उन्नति, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि किसी के प्रति हम जो नेगेटिव धारणा बना लेते हैं पहले से कि यह व्यक्ति बुरा है, यह व्यक्ति सही नहीं है, तो वह व्यक्ति कितना भी सही हो जाए या हमारे लिए कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन हमारे अंदर जो हमारी धारणा बनी होती है, हमें सोचते हैं कि यह व्यक्ति बुरा ही है। तो हमारा जो पूर्वाग्रह होता है ये ऑलरेडी निगेटिव ही होता है। इसी के साथ हम आज की सीरीज का क्रम का अंत करते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल CNX एकेडमी को सब्सक्राइब
शेयर और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लगातार लाते रहेंगे दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।